हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ आलोक कुमार पांडे और मैं आज जो है यहाँ पे बात करूँगा क्लास 9 की फिजिक्स के बारे में। और ये मेरा जो है पहला वीडियो है क्लास 9 की फिजिक्स में। जैसे क्लास 9 की फिजिक्स में सबसे पहले जो स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है आपका मोशन चैप्टर से। बट मोशन पे जाने से पहले मैं आपसे कुछ पहले बेसिक्स बातें करूँगा और आज का लेक्चर जो रहेगा मेरा पूरा फ्लो पूरा बेसिक्स पे रहेगा। आज हम सिर्फ बेसिक्स को समझेंगे। तो बेसिक में आप अभी तक पढ़ते आए हो 8th क्लास तक, बहुत सारी चीज़ें आपने पढ़ी हुई हैं। तो आज मैं जो सबसे पहले बात करूँगा वो बात करूँगा मेजरमेंट की। मेजरमेंट, तो मेजरमेंट वर्ड आया तो मेजरमेंट का मतलब क्या होता है आप सब जानते हो। किसी चीज़ को नापना, मापने की जो होती है उसको मेजरमेंट कहते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली मेजरमेंट का डिफाइन क्या है, कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? तो सिंपली बात है कि इसको आप डिफाइन करो, द वे थ्रू विच we can relate anything with their specific dimensions, ठीक है। यानी हर एक चीज के लिए स्पेसिफिक डायमेंशंस बनाई हुई है, उससे अगर हम किसी चीज को रिलेट कर दें तो वही आपका क्या कहलाएगा, मेजरमेंट। जैसे ये मार्कर है, इतना बड़ा, कितना बड़ा है ये हम कैसे जानेंगे? तो ये एक लेंथ है, लेंथ इसकी एक डायमेंशन है। तो हम बोलेंगे कि ये मान लीजिए कि 10 सेंटीमीटर लेंथ है, तो 10 सेंटीमीटर इसका क्या हो जाएगा, मेजरमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसमें एक और वर्ड आ रहा है, आप सुन रहे हो 10 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर क्या है, बेसिकली आपकी यूनिट्स है। तो किसी भी चीज को प्रॉपर वे में मेजरमेंट करना तो उसके लिए हमारे पास यूनिट्स का होना बहुत जरूरी है, और यूनिट्स के बारे में हमको पता होना चाहिए। तो उनसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि हमारी कुछ जो है फिजिक्स के अंदर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज डिराइव बताई गई है। मतलब कि वो फंडामेंटल से बाकी जो यूनिट्स उससे निकलेंगे सब उन्हीं में से कहीं ना कहीं से बना के निकलेंगे, तो उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो जो हमारे 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई हुई हैं, फंडामेंटल क्वांटिटीज, फंडामेंटल 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, ठीक है। मैं यहाँ पे उनको नोट डाउन कर दे रहा हूँ, आप उसको देख लेना, लिख लेना और याद कर लेना। यहाँ पे रहेगा आपका सबसे पहले कॉलम जो रहेगा क्वांटिटी का, दूसरा जो रहेगा उसकी एसआई यूनिट का, तीसरा जो रहेगा आपका सिंबल, ठीक है। एसआई यूनिट मतलब ये एक स्टैंडर्ड यूनिट कमेटी है, ऑर्गेनाइजेशन है, जिसने क्या कर रखा है कि एक फिक्स्ड यूनिट सबके लिए बना रखी है ताकि किसी भी को कोई प्रॉब्लम ना आए। जैसे पहले क्या होता था कि हम लोग जब किसी चीज को मेजर करते थे, जैसे अगर लेंथ मेजर करनी तो हम हाथ से नापते थे कि 1 हाथ, 2 हाथ, 3 हाथ, 4 हाथ, और या तो फिर हम डंडे से नापते थे कि 1 लाठी 2 लाठी, इस तरीके से हम नापते थे। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर किसी का हाथ छोटा या बड़ा हो तो मेजरमेंट में क्या होती थी, प्रॉब्लम आ जाती थी। किसी ने 10 हाथ नाप के भेजा, बाई चांस जो है वो यहाँ पहुंचा, यहाँ वाले का जो हाथ है वो बहुत बड़ा था, उसने नापा, उसके हाथ से वो 8 हाथ ही निकला। तो उसको क्या कहता था, आपस में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन होता था और झगड़े की नौबत आ जाती थी। तो उस चीज को दूर करने के लिए क्या किया गया कि हमने जो है स्टैंडर्डाइज कर दिया चीजों को, कि जिसको भी जो चीज एक्सपोर्ट या इंपोर्ट कराना है किसी भी चीज को, वो क्या करेगा, एक फिक्स्ड क्वांटिटी के अंदर या इस यूनिट्स के अंदर जो है डिसाइड करके भेजेगा। सबसे पहले जो आपका है एफपीएस आया, यानी फुट पाउंड सिस्टम। दूसरा जो सिस्टम बना आपका सीजीएस, तीसरा एमकेएस। उसके बाद जो है सबको रिलेट करके उन्होंने एक ऐसा यूनिट बना दिया। ये सारी चीजें आप 11th में पढ़ोगे, यहाँ पे आप बस बेसिक समझ लो क्या चीज होती है, ठीक है। तो इसमें जो सबसे पहली क्वांटिटी दी गई है आपको लेंथ, LEN GTS, लेंथ, ठीक है। दूसरी जो आपको क्वांटिटी दी गई है वो है आपकी मास, तीसरा है आपका टाइम, चौथा आपका इलेक्ट्रिक करंट, पांचवा है आपका टेम्परेचर, छठा है आपका
ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और जो आपकी लास्ट क्वांटिटी है वो है आपकी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। अब ऐसा यूनिट की बात करें तो इसकी होती है लेंथ की आपकी मीटर, मास की होती है आपकी किलोग्राम, टाइम की यूनिट होती है आपकी सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की होती है आपकी एम्पियर, टेम्परेचर की होती है आपकी केल्विन, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की होती है कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस की होती है आपकी मोल। ठीक है, इसके सिंबल्स, मीटर को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को हम केजी से, सेकंड को एस से, एम्पियर को ए से, केल्विन को के से, कैंडेला को सीडी से, और मोल को एमओएल लिखते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या है 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, उनकी एसआई यूनिट है, और ये आपका जो है सिंबल्स है। तो आप एक चीज देखो कि अगर हमको मान लो कि आपसे पूछा कि कितना है ये, ठीक है, तो ये शायद इसको देखो यहाँ पे ये मोल है MOL, ठीक है, तो अब इसका अगर लेंथ पूछ दे तो मैं बोल दिया 5, तो सिंपल 5 बोलने से नहीं पता चला ना क्या चीज, 5 मीटर, सेंटीमीटर, 5 सेकंड, क्या चीज है। तो हम इसको यूनिट में डिफाइन करना जरूरी है। यानी ये लेंथ के लिए हमने क्या यूनिट बनाई है, यहाँ पे मीटर इसकी बड़ी यूनिट है, यहाँ पे स्टैंडर्ड यूनिट है, तो हम इसको बोल देंगे 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये आपका यूनिट हो गया। ये जो नंबर है यहाँ पर क्या मैग्नीट्यूड, इसके साथ क्या दे रखा है आपका यूनिट दे रखा है, यानी मैग्नीट्यूड के साथ यूनिट प्रेजेंट हो तो ये इसका करेक्ट क्या है मेजरमेंट का करेक्ट तरीका है। ठीक है, तो ये आपकी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, आप इनको नोट कर लेना, याद कर लेना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हमने क्वांटिटीज की बात की, तो दो फिजिकल क्वांटिटीज है हमारे पास, एक है हमारा वेक्टर क्वांटिटी, दूसरा है हमारा स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी, तो वेक्टर क्वांटिटी सबको पता होगा कि इसके अंदर क्या होता है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, और स्केलर में क्या होता है आपका सिंपली मैग्नीट्यूड। ठीक है, लेकिन मैं ये कहता हूं कि मैग्नीट्यूड डायरेक्शन के साथ साथ इसकी यूनिट्स का होना भी जरूरी है, यहां पे भी आपका यूनिट्स का होना जरूरी है। ठीक है, तब जाके करेक्ट जो है आपका डिफाइन है। ठीक है, तो अब जैसे अब आपको 9th में हम पढ़ेंगे डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी, आपका स्पीड स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी। तो ऐसे बहुत सारी क्वांटिटीज आएंगी, जैसे जाती है मैं उसके बारे में बताता जाऊंगा। फिलहाल के आप इतना रखो कि द क्वांटिटीज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन विद देयर यूनिट्स, this type of quantity is known as vector quantities. Those quantities which have only magnitude with their units, तो उसको हम क्या बोलेंगे स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि आपका चैप्टर है मोशन, ये बेसिक्स था अभी तक, आपका सिलेबस के अंदर नहीं है, बट आपको ये चीजें समझना पड़ेगा। अब जैसे हमारा जो चैप्टर स्टार्ट होगा वो होगा आपका मोशन का। ठीक है, मोशन के भी आज मैं पूरा डेप्थ में नहीं जाऊंगा, सिर्फ मैं आज इसका ओवरव्यू इंट्रो पार्ट ही करूंगा यहाँ पे, फिर धीरे धीरे जो हम इसके अंदर एंटर करते जाएंगे और इसके मतलब बिल्कुल अंत तक जाके समझेंगे एक्चुअल मोशन का जो यहाँ पर दे रखा है क्या मतलब है उस चीज का। ठीक है, तो सिंपली अगर मोशन को सिर्फ मैं डिफाइन करूं, आपने सुना भी होगा कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अपनी इनिशियल पोजीशन को छोड़ के किसी और पोजीशन पे मूव कर जाता है, तो हमने बोला कि ऑब्जेक्ट ने पोजीशन छोड़ दी यानी मूवमेंट हो गया उसके अंदर, तो मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज मोशन। ठीक है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है वो मोशन है। ये यहाँ पे मानकर रखा हुआ है, अभी ये इसका रेस्ट पे है, मैंने इसको फोर्स लगा के इधर धक्का दे दिया, तो अब ये यहाँ से यहाँ तक क्या कर गया, मूव कर गया, तो ये किस में आ गया, मोशन में आ गया। ठीक है, दो चीजें होती है, एक होता है रेस्ट, एक होता है मोशन। रेस्ट का मतलब कि ऑब्जेक्ट किस में हो, स्टैटिक पोजीशन में हो,
मतलब वो अपनी इनिशियल पोजीशन को चेंज ही मत करे। जैसे कि अभी ये बोर्ड आपको दिख रहा है, ये एक जगह फिक्स्ड है, तो ये फिक्स्ड है मतलब बोर्ड किस में रहेगा, आपका रेस्ट में कहा जाएगा। मैं यहाँ पे दिख रहा हूँ, मैं आपको मूवमेंट करता हुआ दिख रहा हूँ, बार बार अपनी पोजीशंस को मैं चेंज कर रहा हूँ विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरा क्या चीज, मैं किस में हूँ, मोशन में हूँ। तो जो दो चीजें आपको याद रखनी कि रेस्ट कब होगा और मोशन कब होगा। अभी डेफिनेशन पे आऊंगा मैं इनके। दूसरी चीज कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को हमको मोशन या रेस्ट में बताना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमको एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि हम ऐसे तो नहीं कह सकते कि ये मोशन में है ये रेस्ट में। हम उसके सराउंडिंग्स को देख के बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट जो है मोशन में है या रेस्ट में है। ठीक है, जैसे मान लो आप सड़क पे सिंपली वॉक कर रहे हो, तो आपके सड़क के आसपास बहुत सारे पत्थर पड़े होंगे, पेड़ होंगे, छोटे छोटे पौधे होंगे। तो अगर उनमें कोई मोशन नहीं हो रहा, मूवमेंट नहीं हो, तो उनके रिस्पेक्ट में आप क्या हो, मोशन में हो। ठीक है, या मान लो मैं कहीं खड़ा हूं, मेरे सामने से एक कार जा रही है, तो कार मेरे को क्रॉस कर रही है, बट मैं अभी भी रेस्ट में हूं, तो मेरे रिस्पेक्ट में कार क्या है, मोशन में है। तो मैं उस कार के लिए क्या हो गया, एक रेफरेंस पॉइंट हो गया। यानी उसके सराउंडिंग में कोई ऐसा ऑब्जेक्ट होगा जिसको देख के हम जो है ये आइडिया लगाते हैं कि वो मोशन में है या रेस्ट में। जैसे मैं यहाँ खड़ा हूं, ये भी यहाँ पे भी ऐसे पड़ा हुआ है, हम दोनों भी रेस्ट में हैं। मेरे रिस्पेक्ट में ये रेस्ट में है और इसके रिस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, तो दोनों अभी किस कंडीशन में है, रेस्ट पोजीशन में। लेकिन मैं यहाँ मूव कर रहा हूं, तो आपको यहाँ पे सिर्फ दो ही चीजें दिखाई दे रही है, या तो बोर्ड या तो मैं। तो बोर्ड अभी भी रेस्ट में है और मैं अभी मूव कर रहा हूं, इसका मतलब बोर्ड के रिस्पेक्ट में मैं मोशन में हूं। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रेफरेंस पॉइंट, यानी एक दूसरे को देख के हम आइडियोलॉजी यहाँ पे क्रिएट करते हैं कि कोई चीज ऑब्जेक्ट जो है रेस्ट में है या मोशन में। ठीक है, आई थिंक इट शुड बी क्लियर टू यू। ठीक है, तो अब सिंपली हम मोशन को डिफाइन करते हैं, मोशन को डिफाइन करते हैं। तो डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट movement of an object from its initial point to final point with respect to time। ठीक है, यानी टाइम के हिसाब से किसी भी ऑब्जेक्ट का उसकी इनिशियल पोजीशन को छोड़ के किसी और पोजीशन पे मूव कर जाना ही क्या कहलाता है, आपका मोशन कहलाता है। ठीक है, मेरा इनिशियल पोजीशन ये है, अभी मैं यहाँ तक आ गया, तो मैंने अपनी इनिशियल पोजीशन छोड़ दी और मैं इतना मूव कर गया, तो मैं क्या हूँ, टाइम के रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टाइम में किस में आ गया, मोशन में आ गया। ठीक है, दूसरा आप अगर देखो रेस्ट को बात करो, रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है, नो मूवमेंट, किसी भी तरह कोई मूवमेंट नहीं है। द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अब ये बोर्ड है, ये यहीं पे फिक्स्ड है, टाइम कंटिन्यूअस फ्लो कर रहा है, टाइम चेंज हो रहा है, बट बोर्ड के अंदर कोई मूवमेंट नहीं आ रहा है। तो इस तरह के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहेंगे, रेस्ट कहेंगे। ठीक है, यानी इसकी पोजीशन क्या है इस समय, रेस्ट पोजीशन में। अगर यही मूव कर रहा होता तो हम कहते हैं कि ये मोशन में है, और ये मूव नहीं कर रहा तो हम किस में कह रहे हैं इसको, रेस्ट में। ठीक है, अब रेफरेंस पॉइंट, अब रेफरेंस पॉइंट की बात कर रहे हैं हम। तो जैसे मान लो रेफरेंस पॉइंट मतलब क्या कहेंगे, सिंपल, ये आपका हो गया मोशन, ये हो गया आपका रेस्ट, अब है आपका रेफरेंस पॉइंट। द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट with respect to its surrounding, उसके सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में क्या कर रहा है, वो मूव कर रहा है।
यानी किसी और के रिस्पेक्ट में किसी ऑब्जेक्ट का मूवमेंट कराना, उस किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर हम क्या बोलेंगे, रेफरेंस पॉइंट। जैसा भी मैंने बताया कि अभी बोर्ड यहाँ पे रेस्ट में है और मैं अपनी पोजीशन चेंज कर रहा हूँ, तो बोर्ड अभी आपको यहाँ पे सिर्फ बोर्ड और मैं दिख रहा हूँ, तो ये बोर्ड मेरे लिए क्या है, रेफरेंस पॉइंट है। इसके रेफरेंस में मैं जो हूँ मूव कर रहा हूँ, तो मैं मोशन में हूँ और ये किसमें, रेस्ट में। तो किसी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में भी हम आइडियोलॉजी लगा सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या मोशन में। ठीक है, चलो आगे मूव करते हैं इसके अंदर। तो आई थिंक मोशन क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, रेस्ट भी पता चल गया होगा, और दूसरी चीज आपको ये भी पता चल गया होगा रेफरेंस पॉइंट क्या होता है। ठीक है, अब इसमें एक चीज और हम बात कर लेते हैं फटाफट कि जैसे आपका डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, क्या होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। ठीक है, तो उससे पहले दो चीजें आप समझ लो कि एक एनसीईआरटी में गिवन भी है यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जो एनसीईआरटी में गिवन है एक यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा गिवन है नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म जैसा दिख रहा है आपको, मतलब एक कंटिन्यूअस पैटर्न बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा हो, कंटिन्यूअस पैटर्न बार बार रिपीट हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इसके अंदर क्या है, मोशन मतलब समझ रहे हो कि ऑब्जेक्ट का मूव करना, और किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में। तो हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे कि मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ऐसे मतलब इसको ऐसे करो, द ऑब्जेक्ट ट्रैवल equal distance in equal interval of time। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट एक इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में बार बार रिपीट करे। मैंने भी बोला कंटिन्यूअस पैटर्न बार बार क्या हो रहा हो, रिपीट हो रहा। मतलब समझो ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, इसके बीच का कुछ डिस्टेंस है, मान लो ये 5, ये भी 5 और ये भी 5, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5, यहां से यहां तक 5 मीटर। कोई एक ऑब्जेक्ट है जो इस पहले 5 मीटर को 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, दोबारा से इस 5 मीटर को 2 सेकंड में ट्रैवल कर रहा है, दोबारा से इस 5 मीटर को 2 सेकंड्स में ट्रैवल कर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हर 2 सेकंड में क्या कर रहा है, वो 5 मीटर का डिस्टेंस जो है ट्रैवल कर रहा है। तो इक्वल डिस्टेंस है हर जगह, और इंटरवल ऑफ टाइम भी क्या हो रहा है, इक्वल हो रहा है। तो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस जो ट्रैवल कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और इसका ग्राफ जो बनता है, ग्राफ बनता है इसके अंदर डिस्टेंस टाइम ग्राफ जिसको हम बोलते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, वो ऐसा बनता है, स्ट्रेट लाइन बनता है हमेशा। कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा आता है आपका नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मतलब समझ ही रहे हो कि मतलब वो अपने पैटर्न को रिपीट ना करे। अब इसमें सबसे बड़ी चीज है कि आप इसको एक चीज समझ लो कि इसमें दो क्वांटिटी हम ले रहे हैं, डिस्टेंस और टाइम। तो इसमें क्या होगा, कोई एक क्वांटिटी जो है एक इंस्टेंट के लिए क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, और एक क्या रहेगी, वेरिएबल रहेगी। या तो हम डिस्टेंस कांस्टेंट कर लें, टाइम वेरी करा दें, या टाइम कांस्टेंट हो जाए और डिस्टेंस वेरी करें। तो मतलब सिंपल क्या कहेंगे इसको, द ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, और वाइस वर्सा। वाइस वर्सा मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट या तो इक्वल डिस्टेंस, मैंने बोला ना एक क्वांटिटी को हम कांस्टेंट कर लेते हैं, या तो हम डिस्टेंस कांस्टेंट कर लें, टाइम को वेरी करा दें, या टाइम को कांस्टेंट कर लें, फिक्स्ड कर लें, और डिस्टेंस को वेरी करा दें। अब समझो जैसे अगर हम बात करें इसकी यूनिफॉर्म की, तो आप हाईवे रोड पे हो, रोड खाली है, आप 10 किलोमीटर तक जा रहे हो, तो मान लो पहला 2 किलोमीटर आपने 1 मिनट में ट्रैवल किया, अगला 2 किलोमीटर में आप 1 मिनट में ट्रैवल कर सकते हो, उसका अगला भी आप 1 मिनट में
ट्रैवल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि वहां पर रोड खाली है। लेकिन अब इस केस में आ जाओ, डिस्टेंस हम कांस्टेंट रख रहे हैं, अभी भी 10 किलोमीटर रख रहे हैं, लेकिन आपने जो पहला 2 किलोमीटर जो है आपने ट्रेवल किया 1 मिनट में, यानी उस समय कोई ट्रैफिक नहीं था। आप थोड़ा सा आगे बढ़े, हल्की सी भीड़ आई, तो भीड़ आई तो आपने अपनी स्पीड को क्या किया, ड्रॉप किया, स्पीड आपने थोड़ी सी कम कर दी। तो जब आप स्पीड कम करोगे तो आप वहां पे किसको फ्लक्चुएट करा रहे हो, टाइम को फ्लक्चुएट करा रहे हो, क्योंकि स्पीड एक कांस्टेंट फ्लो में चल रही थी तो डिस्टेंस और टाइम दोनों मैनेज हो रहा था। बट अब क्या कर दिया आपने, स्पीड कम कर दी तो टाइम क्या होगा, इफेक्टिव हो जाएगा। डिस्टेंस तो वही है, फिक्स्ड है, 10 किलोमीटर ही आपको ट्रैवल करना है, बट हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे बीच में रेजिस्टेंस ले आ रहे हैं, भीड़ लेके आ रहे हैं। पहले भीड़ थोड़ी कम थी तो आपने थोड़ा समय लिया, भीड़ और ज्यादा बढ़ गई, आपने थोड़ा और समय ले लिया। या जैसे कि आप ये देखो, मार्केट में जाते हो, बहुत ज्यादा भीड़ होती है तो आपको गाड़ी चलाने में, साइकिल चलाने में आपको बहुत प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो वहां पे क्या हो गया, आखिर में एक बार हुआ क्या, अचानक से भीड़ बढ़ गई, तो भीड़ बढ़ने से आपकी स्पीड में क्या आ गया, ब्रेकडाउन आ गया। जब स्पीड में आपको ब्रेकडाउन आ गया तो मतलब क्या, टाइम इफेक्टिव होगा, और जब टाइम इफेक्टिव होगा तो वहां पे कौन फ्लक्चुएट करने लगा, टाइम फ्लक्चुएट कर, ठीक है। अब इसको समझो, इक्वल टाइम। इक्वल टाइम का मतलब क्या है, मान लो अब यहाँ पे डिस्टेंस वेरी करेगा, ठीक है, यहाँ पे डिस्टेंस वेरी करेगा। आपको 1 घंटे में ट्रेवल करना है कुछ डिस्टेंस, आप 1 घंटे में ट्रेवल कर रहे हो, ठीक है। आप 10 मिनट का स्लॉट बना के चल रहे हो, 10 टाइम मैंने फिक्स कर दिया 10 मिनट में। तो मान लो आपको कुछ डिस्टेंस ट्रैवल करना है, हम मान लेते हैं 1 घंटे में आप 60 किलोमीटर जा रहे हैं, एक अजम्पशन है, 60 किलोमीटर आपको ट्रैवल करना है 1 घंटे के अंदर। तो पहले 10 मिनट में मान लो आपने जो है 5 किलोमीटर ट्रैवल किया, ठीक है, थोड़ा भीड़ था। अगले 10 मिनट में आपने जो है 10 किलोमीटर ट्रैवल कर दिया, उसके अगले 10 मिनट में आपने कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल कर दिया। तो अगर भीड़ कम होती जाएगी तो आपकी स्पीड भी क्या होती होगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो हर 10 मिनट के स्लॉट को अगर हम पकड़ के देखेंगे तो आप डिस्टेंस क्या करा रहे हो, वहां पे वेरी करा रहे हो। तो यानी इस केस में क्या हो रहा है, टाइम फिक्स्ड है और डिस्टेंस वेरी हो रहा है, ठीक है। इसको ऐसे समझ लो, वही चीज, पॉइंट ए पॉइंट बी, ठीक है, मैं वही, ये 5 मीटर, ये भी 5 मीटर और ये भी 5 मीटर फिक्स्ड कर दिया। अभी यहाँ पे क्या डिस्टेंस, पहला 5 मीटर जो है आप 3 सेकेंड्स में, अगला 5 मीटर जो है आप 10 सेकेंड्स में, उसका अगला 5 मीटर जो है आप मान लो 2 सेकेंड्स में कर दिए। तो टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा है, ठीक है, बट डिस्टेंस क्या है आपका, कांस्टेंट है, ठीक है। दूसरा इसी में समझो, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है। अब यहाँ पे मैं टाइम को फिक्स कर रहा हूँ, मतलब ये 5 सेकेंड, ये भी 5 सेकेंड और ये भी 5 सेकेंड, ठीक है। पहले 5 सेकेंड में आपने जो है 5 मीटर ट्रेवल किया, अगले 5 सेकेंड्स में आपने 2 मीटर ट्रेवल किया, लास्ट वाले 5 सेकेंड्स में आपने मान लो 7 मीटर ट्रेवल किया। तो अब आप क्या कर रहे हो कि टाइम जो है यहाँ पे क्वांटिटी क्या हो गई है, फिक्स्ड हो गई है, बट डिस्टेंस क्या हो रहा है, वेरी हो रहा है। तो इस तरह का जब वो पैटर्न मिलेगा तो उसको हम क्या कहते हैं, नॉन यूनिफॉर्म कहते हैं। तो अब इसका जो ग्राफ बनेगा हमेशा क्या होगा, फ्लक्चुएट बनेगा, कभी भी स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, वो किसी भी तरीके का बन सकता है, ठीक है। ऐसे, फिर यहाँ से ऐसे उड़ गया, ऐसे उड़ गया, ऐसे उड़ गया, जिस हिसाब से वेरी कराओगे उस हिसाब से आपका वो बनता जाएगा, ठीक है। स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा बस। इसमें क्या होगा, यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन, नॉन यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, ठीक है। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। चलो आगे बढ़ते, अभी तो हम बस एक छोटा सा बात किया बस मोशन का, अभी कुछ आगे नहीं बढ़े। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की, उसके बाद आज का लेक्चर हम यही स्टॉप करेंगे, उसके बाद जो है फर्दर हम आगे लेके आएंगे उसके अगले टॉपिक्स पे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, बहुत आपको फैमिलियर होगी इस वर्ड से और बहुत जगह पढ़ा भी होगा आपने इसको। तो अगर मैं सिंपली बात करूं डिस्टेंस की, डिस्टेंस मैं यहीं पे दोनों एक साइड ले लेता हूं, डिस्टेंस, और इधर ले लेता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट। ठीक है,
बेसिकली है तो दोनों लेंथ ही मेजर करना है, ठीक है। अब अंतर क्या है दोनों में और कैसे हम बताएं क्या डिस्प्लेसमेंट और किसको हम डिस्टेंस बोलेंगे। तो डिस्टेंस की जो डिफाइन है द टोटल पाथ कवर बाय एन ऑब्जेक्ट। जितना भी पाथ दे रखा हो, मान लो ये ए बी, इसके बीच का जो डिस्टेंस है आपका 10 मीटर, फिर बी से यहाँ पे एक सी पॉइंट दे रखा है ये वाला डिस्टेंस जो आपका 5 मीटर है। तो आपसे बोल दे कि एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया फिर बी से सी पे आया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया इसका, टोटल पाथ कवर, ये भी गया और ये भी आया, तो 10 + 5 इज 15 मीटर इसका टोटल पाथ हो जाएगा, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट की बात करूं, द शॉर्टेस्ट path between initial and final point is known as displacement। मतलब क्या है, तो शॉर्टेस्ट पाथ मतलब बोला तो छोटा सा पाथ, कहाँ इनिशियल और फाइनल के बीच में। यानी आप कहीं से गए, जैसे यहीं पे है, यही एग्जांपल कोट कर रहा हूं वापस से, ये C है, ये B है, ये आपका A है, ये टोटल आपका 10 है, ये आपका 5 है। अब आपसे बोले डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, तो ये आपका इनिशियल था, आपने यहां से स्टार्ट किया, C पे आप पहुंचे, ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो जो इसके बीच का डिस्टेंस होगा वही आपका क्या कहलाएगा, डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, ठीक है। तो मतलब यहां पे क्या है आपका 5 सेंटीमीटर या 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर, ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया ए और सी के बीच का, ठीक है। इसको हम बोलते हैं शॉर्टेस्ट पार्ट बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल, यानी इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में आपका जो बचेगा लेंथ वही आपका कहलाएगा, आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। दूसरी चीज, ये स्केलर क्वांटिटी होती है, स्केलर क्वांटिटी मतलब विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड विद इट्स यूनिट। ये होता है आपका वेक्टर क्वांटिटी, मतलब वेक्टर क्वांटिटी मतलब मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो उसकी यूनिट के साथ, ठीक है। तीसरी चीज, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट जो होता है मे बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। जीरो कौन सी कंडीशन में होगा, जब कोई भी ऑब्जेक्ट, मान लो ये ए है, ये बी है, ए से बी गया और वापस बी से ए पे आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस, पाथ लेंथ कुछ नहीं बचा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, जीरो हो गया, ठीक है। डिस्टेंस may be equal to displacement and greater than displacement। इसकी बात करूं, it may be equal to distance but less than distance also। मतलब ये डिस्टेंस के बराबर हो सकता है और हमेशा उससे कैसा रहेगा, कम ही रहेगा। एंड लेस देन डिस्टेंस, एंड लेस देन डिस्टेंस, बराबर हो सकता है और छोटा हो सकता है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर हो सकता है और डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ा रहेगा। अब बराबर कौन सी कंडीशन में होगा, मान लो यहाँ पे एक पॉइंट ए है और यहाँ पे पॉइंट बी है, बीच का डिस्टेंस 10 मीटर है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट ए से बी गया, पूछा अक्सर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताओ, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 मीटर, डिस्प्लेसमेंट
यही इनिशियल पॉइंट है, यही फाइनल पॉइंट है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। लेकिन एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है कि डिस्प्लेसमेंट जो होता है डिस्टेंस से हमेशा कम रहेगा। क्यों? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बारे में। आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो है अगले वीडियो में हम मिलेंगे जिसमें कि हम इसके आगे के टॉपिक्स करेंगे, जिसमें भी इसका कुछ फॉर्मूले हैं, इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे और फिर मोशन के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ साथ स्पीड और वेलोसिटी का भी डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप जो है एनसीईआरटी पढ़ते रहो और जितना कुछ ये भी वीडियो में आपने देखा होगा वो सब को एक बार रिवाइज करो, मेमोराइज करो और उसको अच्छे से दिमाग में बैठा लो, क्योंकि ये बहुत ही काम आएंगे आपके आगे आने वाले लेक्चर्स में। ठीक है, सो तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे और मजे से पढ़ते रहो और एनसीईआरटी फॉलो करते रहो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई